So hi everyone, this is CA Manasvi Agarwal. So I'm back with my next video. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सप्लाई क्या है, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है एंड व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई. ओके, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिमांड पढ़ाया था और डिमांड के साथ साथ मैंने ICI की स्टडी मैट वाली MCQ वीडियोस भी डाली थी डिमांड टॉपिक की. तो आज हम सप्लाई टॉपिक पढ़ेंगे. ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी इकोनॉमी को दो चीजें अफेक्ट करती हैं, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स. पूरी इकोनॉमी को चलाते ही सिर्फ ये दो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. हमने डिमांड टॉपिक जब पढ़ा था तो हमने कंज्यूमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि कंज्यूमर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनका स्टेटस है, उनका डिमांड कैसे अफेक्ट होती है. व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ सप्लाई तो मैं पढ़ रही हूँ प्रोड्यूसर्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रोड्यूसर्स कैसे मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, कैसे सप्लाई करते हैं, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं. देखो, अगर आप सप्लाई टॉपिक पढ़ रहे हो तो अपने आप को अज्यूम करो यू आर अ प्रोड्यूसर. आपकी एक फैक्ट्री है, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है. जब आप डिमांड वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो अज्यूम योरसेल्फ टू बी अ कंज्यूमर कि आप प्राइसेस पे कैसे चीज़ों को खरीदते हो, कैसे चीज़ों को डिमांड करते हो. इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा. आप जब चीज़ों को प्रैक्टिकली एनालाइज करोगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी. तो अब हम सप्लाई के बारे में बात करेंगे. तो अज्यूम योरसेल्फ टू बी अ प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर. ओके, डिमांड में हमने क्या पढ़ा था कि डिमांड बोले तो कि वो चीज़ द कंज्यूमर्स आर विलिंग, उनकी डिज़ायर है, उनकी एबिलिटी टू परचेज है, उनकी कितना वो डिजायर कर रहे हैं और कितना वो खरीद रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो व्हाट इज डिमांड, दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो और सप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई बोले तो प्रोड्यूसर्स, कि प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है और वो कितना मार्केट में अवेलेबल करा रहा है फॉर द कंज्यूमर्स टू बाय at a given price at a given period of time. वो इतने प्राइस पे सपोज मार्केट में भाई प्रोड्यूसर्स को क्या चीज़ से मतलब है, कितने पैसे मिलेंगे, तो वो एक प्राइस पे कितना मार्केट में बेचने के लिए तैयार है. ही इज रेडी टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर. दैट क्वांटिटी रेफर्स टू द सप्लाई. सप्लाई का अगर सिंपल इजी भाषा में बोलूँ तो सिंपल देखो क्या लिखा है, सप्लाई रेफर्स टू दी amount of goods that are available and demand refers to how many people want those goods. अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं, उससे जल्दी समझ आएगा. एक फार्मर है, फार्मर मैन्युफैक्चरर भी है और वो आपका सेलर भी है, ठीक है. वो वीट क्या करता है, वीट को ग्रो करता है, वीट को खुद से प्रोड्यूस कर रहा है और फिर वो सेल कर रहा है. ज़रूरी नहीं है उसने जितना वीट प्रोड्यूस किया, जितना वीट उसने मैन्युफैक्चर किया, ग्रो किया, वो सारा का सारा मार्केट में सेल कर देगा. वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो देखेगा कि मार्केट में वीट का उसे क्या रेट मिल रहा है, अभी क्या प्राइस मिल रहा है. बिकॉज अल्टीमेटली जब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करे वो. सपोज उसने 1000 टन्स ऑफ वीट को प्रोड्यूस किया या ग्रो किया, तो दैट डजेंट मीन कि वो सारा का सारा मार्केट में जाके सेल करेगा या सारा का सारा बोलेगा कि ये मेरा सारा अवेलेबल फॉर सेल है, आप सारा का सारा खरीद लो. नो, वो देखेगा कि आज कितना प्राइस है, कि आज का रिक्वायरमेंट कि मुझे बस आज इतना अर्न कर लूं मैं, बाकी का उसे लग रहा है कल को फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है तो मैं उस प्राइस पे अपने गुड्स को निकालूंगा. तो वो दैट इज यहाँ पर सपोज उसने अगर 1000 मेट्रिक टन्स या 1000 टन्स अगर प्रोड्यूस किया है, उसमें से सिर्फ आज सेल के लिए या इस एक महीने की सेल के लिए सिर्फ 8000 टन्स ही निकाला है, तो वही सप्लाई है. दैट 1000 इज नॉट द सप्लाई. उसने 1000 उसने प्रोड्यूस किया, सिर्फ 800 ही निकाला, तो दैट मीन्स दैट 800 इज सप्लाई. बाकी का जो हमारा 200 बचा, दैट विल बी द स्टॉक. अच्छा, स्टॉक और सप्लाई में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टॉक बोले तो आज मैंने प्रोड्यूस करके अपने गोडाउन में रख दिया. स्टॉक हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं कि ये हमारा आज का स्टॉक है. बट सप्लाई हमेशा स्टॉक से कम हो सकती है या स्टॉक के बराबर हो सकती है, क्योंकि जितना मैं प्रोड्यूस करूंगी उतना ही तो सप्लाई कर सकती हूँ ना. प्रोड्यूस से ज़्यादा तो मैं सप्लाई नहीं कर सकती ना. अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोज 800 टन्स फार्मर ने निकाला कि ये मुझे बेचना है, उसमें से सिर्फ उसका 500 ही बिका, तो वो 500 इज अ सेल, नॉट अ सप्लाई. सप्लाई इज 800. मार्केट में उसने कितने गुड्स अवेलेबल कराए, दैट इज सप्लाई. सिंपल टर्म्स में एक प्रोड्यूसर ने जितने गुड्स मैन्युफैक्चर करके, सारे गुड्स तो नहीं निकाल देगा वो,
दैट उसका जितना उसने मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल किया दैट इज ओनली सप्लाई। तो सप्लाई का अगर डेफिनेशन देखोगे रिफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सप्लाई फ्लो है बिकॉज डिमांड भी फ्लो ही था ना, कि आप एक पर्टिकुलर एक वीक में देखते हो कि इस प्राइस पे वो कितना रेडी टू सेल है, एक पर्टिकुलर वीक या एक पर्टिकुलर मंथ में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने डिमांड को देखा था, सप्लाई के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को अज्यूम करो यू आर अ मैन्युफैक्चरर या यू आर अ प्रोड्यूसर। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेलर का मोटिव, आपकी फैक्ट्री है, आपका मेन मोटिव क्या रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैसे अर्न करोगे? जब आपकी चीजों के प्राइस ज्यादा होंगे। आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करके रख दिए, अभी आपको लग रहा है अभी और प्राइस बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा, तो आप सोचोगे अभी कम से कम चीजें निकालें, अभी फ्यूचर में हम बेचेंगे आगे जाके, बिकॉज तब आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो दैट इज, तो कैसा रिलेशन हुआ प्राइस और सप्लाई के बीच में? डायरेक्ट रिलेशन हुआ। दैट मीन्स अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ रहे हैं तो ज्यादा मार्केट में चीजें आपको ज्यादा आप बेचने के लिए रेडी होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दोगे कि मार्केट में इस गुड्स के प्राइसेस ज्यादा हैं। एक सिंपल एग्जांपल आप एक देख लो, आजकल का सिचुएशन में ही देख लो, सैनिटाइजर्स का नीड कितना ज्यादा बढ़ गया। और सैनिटाइजर जब शुरू में था तो उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा थे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था। तो एवरीवन हैज स्टार्टेड मेकिंग दैट सैनिटाइजर्स। क्यों? बिकॉज उन्हें प्रॉफिट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हुआ मार्केट में, जब शुरू में तो सैनिटाइजर्स कम अवेलेबल हो रहे थे, और अब आप देखो मार्केट इज फ्लडेड विद द सैनिटाइजर्स। हर कंपनी का सैनिटाइजर आया हुआ है, कितना ज्यादा गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आप खुद भी सोचो ना, मैंने बोला आप प्रोड्यूसर हो, आपको लग रहा है कि इस चीज में ज्यादा प्रॉफिट है, इसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप वही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का मतलब ये है, मैं दो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हूँ लेट्स से, जैसे एक एग्जांपल है कि एक फार्मर है, वो वीट भी ग्रो करता है, लैंड पे वीट भी ग्रो हो सकता है और सोयाबीन्स भी ग्रो हो रही है। उसने देखा कि प्राइस वीट के बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ने वीट के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तो वो क्या करेगा? सोयाबीन्स का प्रोडक्शन कट करके क्या ग्रो करने लगेगा उसी लैंड पे? वीट ग्रो करने लगेगा। बिकॉज अल्टीमेटली प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो जैसे ही रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़े तो उसने उन गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब उसे जहां ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वो उन गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, इफ द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज तो दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल। अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना टू द फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड इन क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी लिखा है, प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस, फार्मर में शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न एंड सोयाबीन्स। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोले तो क्या, किन किन चीजों से प्रोडक्शन हो रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एवरीथिंग। आप सोचो, मैं जो चीज प्रोडक्शन कर रही हूँ जिस चीज का, उसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, तो आप सोचो कि रॉ मटेरियल के अगर प्राइसेस बढ़ गए, एकदम से मार्केट में आप अपनी चीजों के प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते ना, एकदम की प्राइस आपके बढ़ गए, आपका क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव कम हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो आप सोचोगे यार इसमें तो प्रॉफिट बहुत कम बच रहा है, तो उसका प्रोडक्शन कम कर दोगे। जनरली क्या होता है, कई बार आप शॉप पे भी जाओ, वो कुछ मैन्युफैक्चरर की शॉप पे जाओ तो वो बोलता है, कुछ गुड्स को बनाना बंद कर देता है, बोलता है इसमें कुछ बचता नहीं है, मार्जिन नहीं है, उन चीज़ों की सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, वो देखने को ही नहीं मिलती वो चीज़ें। तो अगर आपके प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई अल्टीमेटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बिकॉज प्रॉफिट कम हो जाता है। A rise in the price of factor of production will cause an increase in the cost of making those goods. Higher cost of production at a given price reduces the profit margin. अब जनरली देखो परफेक्ट कंपटीशन भी है, तो आपने अगर प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते ना आपने सोचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो हम प्राइस बढ़ा दे, नहीं, क्योंकि मार्केट में एक प्राइस फिक्स है कि ये चीज इतने की आती है, इतने की ही मिलेगी अभी। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? अगर सपोज आपका टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, मेरी कोई इंडस्ट्री है या फिर मैं पेन मैन्युफैक्चर करती हूँ, पहले मुझे इस पेन को बनाने की कॉस्ट लेट्स से 5 रुपीज आती थी और मैं मैनुअल लेबर से काम कराती थी, उसकी प्रिंटिंग पे एंड एवरीथिंग, वो रबड़ वगैरह चढ़ाने में सब लोग मैं मैनुअल लेबर से काम करा रही हूँ। मैंने देखा मार्केट में नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेगी और इसकी कॉस्ट भी 5 से कट होकर 3 रुपीज आ गई है।
तो अल्टीमेटली मैं क्या सोचूंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मैं सोचूंगी चलो यार इसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर। तो मार्केट में पेन्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, सब लोग उसे बेचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन व्हिच मोटिवेट्स द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द सप्लाई। गवर्नमेंट पॉलिसी को पढ़ने के लिए हम दो कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, एक है टैक्सेशन, एक है सब्सिडी। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी तो पता होगा ना आपको, फिर भी देख लो। सब्सिडी एक असिस्टेंस, या गवर्नमेंट ना क्या करती है, कई बार कुछ फाइनेंशियल हेल्प देती है प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर को अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए। वो बोलते हैं आप कंज्यूमर्स को थोड़ा कम रेट पे पैसे प्रोडक्ट सेल करो, हम आपको पैसे देंगे कंज्यूमर्स की जगह। या कुछ बोलती है कि आप ये पर्टिकुलर ये वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो बिकॉज इसकी मार्केट में डिमांड है, हम आपको कुछ पैसे देंगे। गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस में हेल्प करती है, दैट इज सब्सिडी। ओके, तो सब्सिडी फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल भी, लाइक कोई लैंड फ्री दे दिया कि आप यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो अगर सपोज गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है प्रोड्यूसर को तो अल्टीमेटली उसका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसको मार्केट में तो बेचकर पूरा उतना ही पैसे मिल रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो ज्यादा सब्सिडी मिलेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो मार्केट में गुड्स ज्यादा दिखेंगे, अल्टीमेटली सप्लाई ज्यादा होगी। टैक्सेशन बोले तो गवर्नमेंट ने कोई ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर दिए मैन्युफैक्चर पे, टैक्स रेट बढ़ा दिया, 5 से 8% कर दिया, आपका अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अल्टीमेटली सोचोगे यार इसमें इतना टैक्स जा रहा है, मैं इसे क्यों प्रोड्यूस करूं, तो प्रोडक्शन आपका अल्टीमेटली कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में गुड्स दिखेंगे नहीं, सप्लाई भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। मार्केट सप्लाई फॉर कॉमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। सपोज मार्केट में एक ही फर्म है, जैसे मतलब सिर्फ एक फर्म है, वही प्रोडक्शन कर रहा है। सपोज अगर आप देखो कि मोबाइल आज पूरा कोई भी 5000 का मोबाइल लेने जाओ, आपको इतनी सारी कंपनीज के फोन दिख जाएंगे, बहुत सारा वैरायटी दिख जाएगी। यहीं अगर मैं बोलती सिर्फ एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है मोबाइल, सिर्फ एक ही कंपनी है, तो आपको बहुत कम गुड्स मिलते हैं, वैरायटी भी नहीं मिलती और मार्केट में कम गुड्स मोबाइल फोन्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी तो अल्टीमेटली मार्केट में गुड्स ज्यादा होंगे। या मास्क और सैनिटाइजर्स ही ले लो आज के कॉन्टेक्स्ट में, पहले जब शुरू में कोरोना आया था तो मास्क बहुत रेयर थे, मतलब बहुत कम ही लोग बना रहे थे मास्क, मतलब आप इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे थे या फिर एक्सपेंसिव थे बिकॉज उनका मोनोपोली चल रहा था, एक दो कंपनी नहीं है। सैनिटाइजर्स भी लाइफ बॉय इन सबके ही आए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर अब देखो मास्क आपको 5 रुपए का भी मिलेगा, 10 रुपए का भी मिलेगा, बिकॉज मार्केट में हर जगह मास्क, हर शॉपकीपर इवन मास्क बेच रहा है, इवन ज्यादातर लोगों ने मास्क का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें अब आपको क्या, मास्क का प्रोडक्शन मार्केट में मास्क दिख रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा सप्लाई आपका ज्यादा होगा या कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया। डिसइंफेक्टेंट भी, आपके सैनिटाइजर्स में भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, हर कंपनी ने अपना सैनिटाइजर्स निकाल दिया है, विप्रो, एशियन पेंट सब ने अपना सैनिटाइजर निकाल दिया है। तो कितना ज्यादा प्रोडक्ट सप्लाई मार्केट में कितना ज्यादा दिख गया। शुरू में सिर्फ 2 या 3 कंपनीज के सैनिटाइजर्स थे। अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करता है, लाइक गोल्स ऑफ द फर्म, नेचुरल फैक्टर्स भी, लाइक वेदर, फ्लड्स। जैसे कि अगर सपोज कहीं एरिया में फ्लड्स वाली सिचुएशन है तो भाई वहां का प्रोडक्शन तो रुक ही जाएगा ना, कहीं फ्लड्स आ गए तो वहां तो कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो वहां की सप्लाई कम हो गई। या कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई है, जैसे SEZ एरियाज में गवर्नमेंट बोलती है कि प्रोडक्शन करो, हम आपको और बेनिफिट्स देंगे, तो वहां प्रोडक्शन ज्यादा करने लगेगी, वहां सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। तो इन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सप्लाई समझ आ गया, इतना मतलब सप्लाई किन किन फैक्टर से डिपेंड करता है। तो सप्लाई ना बिल्कुल समझना है तो अपने आप को समझ लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आप मार्केट में कब चीजें बेचना पसंद करोगे, जब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपकी चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आप उसका प्रोडक्शन कम करोगे कि आपको कुछ बच नहीं रहा, तो मैं इसे क्यों प्रोड्यूस करके बचाऊं, सोचोगे कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तो सप्लाई आप अपने आप को रख करके आप एक प्रोड्यूसर हो, आपकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तब इन सब चीजों को एनालाइज करोगे, बिल्कुल समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, हमेशा जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था तो सिर्फ प्राइस ही फैक्टर था कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी प्राइस की वजह से सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है। जब प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। प्राइस आपकी चीजों के गिर गए, आपने प्रोडक्शन करके रखा हुआ है,
आप बेचोगे क्या? अभी नहीं, आप सोचोगे अभी रखा रहने दो, हम फ्यूचर में आके सेल करेंगे जब प्राइस बढ़ जाएगा। तो मार्केट में सप्लाई गुड्स कम दिखेंगे, दैट सप्लाई कम हो जाएगी। तो प्राइस फॉल्स तो सप्लाई ऑल्सो फॉल्स, प्राइस राइज सप्लाई राइज। तो कैसे रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग ना, यहाँ प्राइस होगा, यहाँ सप्लाई होगा। अभी एट प्रेजेंट इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देयर इज एन अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड। और ये इतना रटने वाली भी चीज नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल, अगर याद भी ना है ना, सिंपल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ प्राइस होता है, यहाँ सप्लाई होता है। एक हाइपोथेटिकल फिगर्स रख के देखो क्या बनेगा। प्राइस कल को 10 रुपए हो गया, मतलब अभी 5 था, तो आप और गुड्स बेचना पसंद करोगे ना, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड कर्व सप्लाई कर्व कैसा बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अच्छा, एक नोट लिखा है मैंने, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? द बिहेवियर ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टाइम टेकन इनटू कंसिडरेशन. In the short run, it may not be easy to increase the supply, but in the long run, supply can be easily adjusted in response to the changes in price. Suppose wheat के prices गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए। अब व्हीट का प्रोडक्शन ये तो है नहीं कि 2 दिन में हो जाएगा, 2-3 दिन के लिए बढ़ाया, तो शॉर्ट रन में चीज़ों की सप्लाई को इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल है, सब प्रोडक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज एकदम से चीज़ों को प्रोड्यूस करना एकदम 1-2 दिन में तो प्रोड्यूस नहीं हो जाते ना। तो सप्लाई पीरियड से भी, टाइम से भी अफेक्ट होती है कि लॉन्ग रन में सप्लाई को चेंज करना ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। डिमांड का क्या है? कंज्यूमर ने देखा आज नया गुड आया तो एकदम से जाकर आप डिमांड को जल्दी से चेंज हो सकती है, मैंने कल ही नया खरीद लिया। बट सप्लाई में तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना, वो तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बताओ, ऐसा क्यों है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है? क्यों है ऐसा रीजन? बिकॉज अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव सेलर या प्रोड्यूसर का क्या है? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट कब ज्यादा होगा? जब उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। कंज्यूमर से ज्यादा पैसे मिलेंगे तब उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो जैसे ही ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इसीलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग बोले तो कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई भी फॉल होती है। हायर द प्राइस तो ग्रेटर इज द इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर इन द मार्केट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। अदर थिंग्स बोले तो मैं अभी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट पॉलिसी की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रही हूँ या जब भी लॉ ऑफ सप्लाई में देख रही हूँ तो मैं सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देख रही हूँ ऑन द सप्लाई, अदर फैक्टर्स का नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से मेरे सप्लाई में चेंज हो रहा है। नो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो राइज इन प्राइस ऑल्सो मोटिवेट्स अदर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस दिस कॉमोडिटी सो एज टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अजम्पशंस में क्या बोला मैंने? देयर इज नो चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सिंपल बोले तो कि प्राइस में ही चेंज हो कि गुड्स के प्राइस मार्केट में बढ़ गए हैं तो आप सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो। जो अदर फैक्टर्स है दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स में भी हमने क्या पढ़ा? प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। और प्रोड्यूसर्स को नहीं लगे कि डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। अच्छा, एक्सेप्शंस देखो जरा। एक्सेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है कि पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, लाइक आपका जो जल्दी खराब हो जाएगा, जैसे ईटेबल्स, ब्रेड्स वगैरह है, तो आप उसमें वेट करोगे क्या इसका प्राइस बढ़ गया? वो इवन आप अपने लॉस में भी बेचोगे कि मेरा खराब ही ना हो जाए ना, पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं, मिल्क है, तो वो अगर उसके प्राइस अगर कम भी मिल रहे होंगे आप तो भी आप उसे बेचोगे कि यार ये तो खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली लॉस है। तो वहां हम लॉ ऑफ सप्लाई नहीं देख रहे। वहां लॉ ऑफ सप्लाई कैसे लगा? प्राइस आपका फॉल हो गया तब भी आप बेच रहे हो, तभी भी आप सप्लाई कर रहे हो, बिकॉज दीज गुड्स आर द नेचर ऑफ द पेरिशेबल नेचर गुड्स। अच्छा, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं लगता? जिनकी सप्लाई गवर्न है बाय द नेचुरल फैक्टर्स। इफ ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज there is a fall in a production of wheat, then its supply will not increase, however the price it may be. प्राइस बढ़ गया, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया वीट का प्राइस इतना रुपीस चल रहा है मार्केट में, अब क्या एकदम से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे कि आज कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हम तो कल पूरा वीट बनाकर बेचेंगे? नो। तो दिस इज द एक्सेप्शन कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के सप्लाई इंक्रीज करना इतना जल्दी आसान नहीं होता और पेरिशेबल नेचर गुड्स में, ठीक है। सप्लाई स्केड्यूल, जैसे डिमांड स्केड्यूल पढ़ा था, सप्लाई स्केड्यूल बोले तो कि इस इट गिवन प्राइस पे कितना क्वांटिटी, अगर प्राइस 1 है तो कितना मार्केट में सप्लाई करने के लिए आप रेडी हो। प्राइस कल को बढ़ गया तो मैं कितना सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको? प्राइस राइज हो रहा है,
तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रही है, राइज हो रही है, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन और यू कैन से डायरेक्ट रिलेशन। और इसी स्केड्यूल को जब मैं ग्राफ में प्लॉट कर दूंगी दैट बिकम्स अ सप्लाई कर्व, दैट्स अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, अच्छा ये तो एक सप्लायर की मैंने बात की कि एक सप्लायर ये तैयार हो गया, इस प्राइस पे इतने बेचेगा। मार्केट में जब मैं सारे सप्लायर्स की गिवन प्राइस पे मार्केट में जब मैं सारे सप्लायर्स की सप्लाई को क्लब कर दूंगी कि वो एक प्रोडक्ट है X 100 प्राइस पे, एक फर्म है A वो इतना बेचने को तैयार है, एक फर्म है B वो इतना बेचने को तैयार है, एक फर्म है C वो इतने बेचने को तैयार है। सारे फर्म्स की मैं सप्लाई का क्लब कर दूंगी, दैट बिकम्स अ मार्केट सप्लाई, और इसी को क्या बोलेंगे, मार्केट स्केड्यूल। और इसी सप्लाई को मैं अगर ग्राफ में प्लॉट कर दूंगी दैट बिकम्स अ मार्केट सप्लाई कर्व। दिस इज wrongly written here, this is supply। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। मैं डिमांड से बार बार इसलिए लिंक कर रही हूँ ताकि आप जब एक साथ पूरा वीडियो देखो तो आप हैंड टू हैंड एक बार कंफ्यूज ना हो जाओ कि डिमांड में भी हमने ये पढ़ा था, सप्लाई में भी ये पढ़ा था। तो उसी तरह सप्लाई में है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड जब आपकी सप्लाई में चेंज होता है ड्यू टू द प्राइस, ओनली एंड ओनली प्राइस। व्हेन द सप्लाई ऑफ द गुड्स इंक्रीज as a result of increase in its price, we can say there is an increase in quantity supplied and there is an upward movement। अच्छा, movement along the same supply curve कब होगा, जब प्राइस की वजह से चेंज होगा। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो ये देखो सप्लाई कर्व नीचे बन रहा है ना, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। इसी डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रहा है ना, जैसे प्राइस इंक्रीज हो गया तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी। डिमांड कर्व यहां से ऊपर ऐसी बन रहा है ना, तो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व कब होता है, जब सप्लाई में चेंज हो ड्यू टू द प्राइस, ओनली एंड ओनली प्राइस। इसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कल को प्राइस फॉल हो गया तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सेम डिमांड कर्व पे आ गए ना, नीचे आ गए हम, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और इंक्रीज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जब मैं क्वांटिटी सप्लाइड बोल रही हूँ तो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोले तो सप्लाई में चेंज होना ड्यू टू द प्राइस। इंक्रीज कब होगा, जब प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। अब मैं बोल रही हूँ इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, नॉट क्वांटिटी सप्लाइड, ओनली सप्लाई। तो दैट मीन जब सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर, जैसे लाइक गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने सब्सिडी के अलावा टैक्सेशन कम कर दिया प्रोडक्शन पे, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई है, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है, उस चीज की वजह से अगर आपकी सप्लाई में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई। उस केस में सप्लाई का शिफ्ट होगा। व्हाई, बिकॉज उस केस में प्राइस से मेरा कोई फर्क नहीं है, प्राइस ऑफ द गुड्स डजंट डिपेंड, सिर्फ एक सप्लाई कर्व है। ठीक है, सप्लाई बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम होगा तो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, when other factors cause the supply curve to shift to the left, we call it the decrease in the supply। अच्छा, अगर MCQ में ऐसे टर्म्स लिखे हो ना, shift to the left, shift to the right, सिंपल आप एक डायग्राम बनाओ, सप्लाई का वैसा होता है, वो बोल रहे हैं शिफ्ट टू द लेफ्ट। शिफ्ट टू द लेफ्ट कब होगा, कि अभी आपकी सप्लाई इतनी होगी ना, सपोज क्या बोलते हैं 10 यूनिट्स है, या आपकी सप्लाई कम होकर अंदर को शिफ्ट हो रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, सप्लाई आपका कम हुआ होगा। ठीक है, शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो आप लेफ्ट में मतलब क्या होगा कि आपकी डिमांड क्या रही होगी, कम हो जाएगी, सॉरी सप्लाई क्या रही होगी, कम हो जाएगी। सो दैट्स ऑल। पूरी वीडियो में हमने सप्लाई पढ़ा। सप्लाई बोले तो कि कितने प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल इन द मार्केट, कितने गुड्स वो अवेलेबल करा रहे हैं फॉर सेल इन द मार्केट। जरूरी नहीं है उसने जितना प्रोडक्शन करा वो सारा का सारा मार्केट में अवेलेबल हो आपके लिए, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो कितना गुड्स अवेलेबल है, प्राइस। सपोज मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था फार्मर वाला, ठीक है, कि फार्मर ने पूरा इतना फार्मर ने सपोज 100 kgs ऑफ वीट क्या किया, ग्रो किया या मैन्युफैक्चर किया। अभी वो जरूरी नहीं है सारा का सारा 100 kgs मार्केट में अवेलेबल फॉर सेल करा दे, गुड्स अवेलेबल करा दे। दैट डिपेंड, वो देखेगा कि मार्केट में कितना प्राइस मिल रहा है, उसको सही पर प्राइस मिल रहा होगा तो वो निकालेगा। 100 में से सपोज उसने 80 kg अवेलेबल फॉर सेल करा है तो दैट 80 kg योर सप्लाई। 100 kgs में से सिर्फ 80 kg ही निकाला है, दैट इज द सप्लाई 80 kg। बाकी बचा कितना, अभी तो 100 kg स्टॉक ही आज, उसमें से सपोज 80 का 80 सारा सेल हो गया, बचा कितना 20, तो दैट 20 kg इज योर स्टॉक।
ठीक है। स्टॉक में एक पॉइंट पे देख रही हूँ, आज मैंने 100 टन्स या 1000 बॉल्स मैन्युफैक्चर करी है, तो आज मेरा स्टॉक इज 1000 बॉल्स मैंने मैन्युफैक्चर करी है। कल को मेरी उसमें से 2000 सेल हो जाती हैं, तो मेरा स्टॉक एक पॉइंट पे, आज के पॉइंट पे, दैट इज द स्टॉक इज 800 स्टॉक। ओके, तो आप तो सप्लाई में सिंपल अज्यूम करो यू आर अ प्रोड्यूसर। ओके, आई होप यू ऑल दिस लाइक द वीडियो, समझ आया होगा कॉन्सेप्ट्स, और कोई भी डाउट हो जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 30 मिनट्स मैक्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड या डू शेयर दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको सच में समझ आए तो आप किसी और को भी शेयर करो कि उसको भी सप्लाई टॉपिक इजीली समझ आ जाए। ओके, थैंक यू।